दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों बहुत लंबी जर्नी हमने साथ साथ बिता ली है। जीने की पद्धति हमारे भारत के हिसाब से कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना, थोड़ा बहुत समझा और फिर अपने इतिहास में से बड़े बड़े संत मुनि की जीवनी देखी और हम लोगों ने बाद में यह भी जाना कि कैसे हमें कम से कम जो होना चाहिए वो भी नहीं हो पाते हैं। क्या गलतियां हो सकती हैं, क्या कमियां हो सकती हैं हम में, और हमने ये अंदर ही अंदर प्रण लिया हुआ है कि कम से कम उनको तो हम सुधारेंगे, ठीक होंगे। अब दोस्तों आगे की जर्नी में हम बढ़ रहे हैं और ओपन सीक्रेट की तरफ से मैं आपका इसमें स्वागत करता हूँ। आगे की जर्नी दोस्तों यह तो पक्की बात है कि अब कहीं कहीं शास्त्रों को छुएगी और हम शास्त्रार्थी नहीं हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन ओपन सीक्रेट में हमने काफ़ी समय लगाया है इस चीज़ पे। हम उसके रेफरेंसेस को यूज़ करेंगे और आपको इसके लिए प्रेरित करेंगे। ऐसा कुछ हम लोगों का प्लान अब चलेगा। दोस्तों अब जो मैंने विषय आप लोगों के लिए चूज़ किया है उसको मैं क्या कहूँ, द टू, दो। बस हमारे अंदर ही अंदर भीतर भीतर कहीं तो दो जरिए, दो मनुष्य, दो तरह के विचार बसते हैं। बस ज़रा उनको समझने की कोशिश करेंगे इन वीडियोस में। फिर से एक बार कहता हूँ, ये वीडियोस शायद 2 या 3 में ही चैप्टर पूरा होगा। दोस्तों प्रश्न सबसे पहला ये उठता है कि कैसे माना जाएगा कि हम पढ़े लिखे हैं। सीधा सा जवाब है ज्ञान प्राप्त करके। अब ये ज्ञान की भारत की जो डेफिनेशन है, जब हम इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, तो शायद हमें ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, यू नो, तो इसके बारे में समझ में आएगा और शायद हम लोग ज्ञान को ज़्यादा पकड़ लेंगे और फिर रास्ता हमारा साफ हो जाएगा। आप सक्षम कैसे बनेंगे, कैसे आप चलते चलते अपने जीवन में कैपेबल बन जाएंगे, वुड बी की तरफ प्रेरित हो जाएंगे, कुड बी तो बन ही जाएंगे। कैसे बनेंगे? आगे बढ़ने से, ट्रैवल करने से। मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में कह देता हूँ, ही वॉज ए रीच्ड पर्सन। तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी मुझसे पूछते हैं ये रीच्ड का क्या मतलब हुआ। रीच्ड मतलब जो पहुँच गया है, जो या उसकी मंजिल उसे दिखने लग पड़ी है, यू नो। तो फ्रेंड्स ये आप जान लीजिए कि आप 2 तरह से आगे बढ़ सकते हैं। एक तो ऐसा रास्ता है जिसमें आपको धन, पद, प्रतिष्ठाएं मिलेंगी, आप साधन संपन्न हो जाएंगे, सुविधाएं आपके पास होंगी, संपत्ति होगी, सम्मान भी होगा, उपाधि भी होगी। और दूसरा रास्ता है जिसमें आपकी अंतर चेतना बढ़ जाएगी, आपका जो आत्मा है वो और प्रगाढ़ हो जाएगा। कैसे कहा जाएगा कि आप सक्षम बन रहे हैं, यू नो, जानकार बनने से, ज्ञान प्राप्त करने से और अपनी इंद्रियों का उच्च इस्तेमाल करने से, अपनी ताकत बढ़ाने से, अपनी बुद्धि से, और हाँ धन शक्तियां संचय करने से। सीधी सीधी बात है। तो 2 पहलू निकल के आ गए हैं। एक
शॉर्ट में कहें या सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड का धन, प्रतिष्ठा, साधन, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बुरी नहीं है कहीं से भी। कभी ऐसे नहीं सोचना है हम लोगों को, लेकिन इसे कमाते कमाते, बढ़ाते बढ़ाते अपनी अंतर चेतना ना बढ़े, आपका आत्मा प्रगाढ़ ना हो, ये तो कोई चलना नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर हम बात को शुरू से देखें तो होता क्या है दोस्तों कि हमारी जो इंद्रियां हैं ना, जो ज्ञान जिनसे हम प्राप्त करते हैं, ये बाहिरगामी है। आपके कान जो हैं ये बाहर की ओर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमेशा बाहर के विषय ही प्राप्त करते रहते हैं और फिर अंदर जो भी सिस्टम हो उसको पास करते रहते हैं। आंख बाहर की ओर देखती रहती है। ऐसे जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये बाहर की तरफ दौड़ लगा रखती हैं हमेशा, और ऐसे ये आपको भी बाहर की तरफ दौड़ में लगा देती है। दोस्तों, ऐसा ही हमारे शरीर की रचना है। ये बाहर की दौड़ हम सबको पकड़ लेती है। हम अपनी सारी एनर्जी, सारा वक्त, सारी मैनेजमेंट, सारी स्टडीज़, सारा इवन कर्तव्य, वहाँ तक गुमराह मानो कुछ मानो, हम लोग बाहर की तरफ दौड़ते चले जाते हैं, दौड़ते चले जाते हैं। और दोस्तों, होता क्या है, हमारा भीतर कमज़ोर रह जाता है। हमारी समस्त शिक्षा बाहर के तरफ की है, और यह भी एक फैक्ट है, सच्चाई है कि मनुष्य धीरे धीरे वही बन जाता है जो उसके इर्द गिर्द पनपता है। और दोस्तों, एक सत्य यह भी है कि इंद्रियां जो है ना, ये ढल जाती हैं, ढलती हैं। आंख है आपकी, जब उम्र बढ़ती है तो ये आंख देखना थोड़ा कम कर देती है। फिर जैसे मोतियाबिंद या ऐसे कितनी कॉमन बीमारियां, एज हो जाती है इसकी, ऐसे कान सुनना बंद कर देता है। बहुत लोगों को नाक से सूंघना, जुबान से टेस्ट, सब उनके चले जाते हैं, जाने लग पड़ते हैं। अभी कोविड में तो ये आप लोगों को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया होगा। और वैसे भी हमारी जो लिमिटेशंस हैं फ्रीक्वेंसी की, या जिस रेंज में दुनिया में ये चीज़ें, ये शक्तियाँ विद्यमान हैं, मानव वैसे भी इनमें से बहुत छोटे से अंश में ही अपना जीवन व्यतीत करता है, ये भी हमें मालूम है। तो जो पॉइंट है दोस्तों समझने वाला, कि ये इंद्रियां जो है ना, ये ढल जाती हैं, यह एक सत्य है। ये इंद्रियां मतलब हमारी देह से जुड़ी हुई जो चीज़ है। और ये मन जो है ना दोस्तों, ये भी ढलता है। मन जो है कमज़ोर हो जाता है। तो ये इंद्रियां और ये मन जो बाहरगामी है, जिनसे हम पूरी ज़िंदगी पास कर देते हैं और धीरे धीरे हम भी बाहरगामी बन जाते हैं, ये एक उम्र के बाद ढलने लग पड़ता है, कमज़ोर पड़ने लग पड़ता है। अभी हमारी ज़िंदगी बहुत बाकी है, लेकिन कमज़ोर हो गया, और हमने इसके अलावा अपनी अंतर चेतना या आत्मा के बारे में, या मानव की उन मूल्यों के बारे में कुछ जाना ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं। और ये आत्मा तो कभी नहीं ढलता। तो हम एक बहुत ही विचित्र, जरूर मैं तो कहूँगा एक दुखदाई स्थिति में पहुँच जाते हैं। In the lacking of an appropriate system of social engineering, man is at loss. एक व्यवस्था की कमी है हमारे समाज में, और उसके कारण हम बहुत बड़े लॉस में डूब जाते हैं। Both
द मैन एंड द सोसाइटी सफ़र। समाज भी और हम भी सफ़र करते हैं इस लॉस को। दोस्तों, क्या कोई वैल्यूज़ खो गई? इज इट ए वैल्यू लॉस्ट? वाज द वैल्यू नॉट कॉट प्रॉपरली? क्या हमने अपने मूल्यों को अच्छी तरह से नहीं पकड़ा? और वाज द कनिंग ऑफ द डेविल वाज स्ट्रोंगर? या जो ये शैतान है, जो ये दैत्य है, ये जो दुरात्मा है, इसकी जो पकड़ थी हमारे ऊपर, या इसकी जो शैतानपना था, चालाकी थी, ये बहुत तेज थी। ये प्रश्न तो हमें समझने ही पड़ेंगे। तो दो रास्ते ज़िंदगी के हो सकते थे। एक में हम चले, खूब चले, अच्छा चले, और फिर हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, मन ढीले पड़े और हमने ज़िंदगी में उस पड़ाव में पहुँचे जब वो ढीले पड़ गए और हम कुछ जानते नहीं हैं तो ये क्या हुआ हमारे साथ। ये चीज़ समझने वाली है। दोस्तों, हमारा देश भारत ग्रेट देश है, ये हमें समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। भारत देश ने भी कितने एक्सपेरिमेंट्स किए, कितने प्रयोजन किए हैं सोशल इंजीनियरिंग के, पहले जब भारत का इतिहास, अभी 300 साल पहले तक या 200 साल पहले तक, जब उपनिषद का समय था, या उससे पहले भी, हम अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेज दिया करते थे छोटी सी उम्र में। हमें सबको मालूम है, या 5 साल की उम्र में, या 7 साल की उम्र में, या 8 साल की उम्र में, हद 11 साल की उम्र में हम उनको गुरुकुल में भेज दिया करते थे, जब वो अभी उस बाहर की दुनिया से ठीक तरह से एक्सपोज भी नहीं होते थे। मतलब उनका बचपना अभी हटा, इससे पहले कि उनकी इंद्रियां जो बाहरगामी हैं उससे ज़्यादा अवगत हो जाएं, उस तरफ दौड़ने लग पड़े, चलने ही लग पड़े, उससे पहले ही हम अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेज दिया करते थे। और यहाँ पे उनको भीतर की दुनिया, इंटरनल वर्ल्ड इंट्रोड्यूस समझा दिया जाया करता था। पहले ही बच्चा बाहर के टेस्ट, स्वाद चखने से पहले भीतर की दुनिया को जान ले, टेस्ट कर ले, स्वाद चख ले, भीतर की दुनिया की महिमा, भीतर की दुनिया की मस्ती, भीतर की दुनिया का ज्ञान उसे पहले ही आ जाए, इससे पहले वो बाहर की दुनिया में दौड़े, चल पड़े, कूदे। तब जो बच्चा है बाहर की दुनिया को जब जानेगा तो उसकी वो द्वितीय चॉइस होगी, पहले वो भीतर का टेस्ट ले चुका होगा। हमारे देश ने ये यूनिक एक्सपेरिमेंट किया। हमारे यहाँ का मानव अंधेपन में बाहर की दुनिया की तरफ अट्रैक्ट ना हो, बाहर की भीड़ में बेवकूफ़ों की तरह, अंधे की तरह दौड़े ना, ऐसी थी हमारी आश्रम व्यवस्था। हमने जीवन को 4 आश्रमों में बांट दिया था। पहला था ब्रह्मचर्य, आपको पता होगा, सबको पता है ये बात। आज उसकी महत्वता को समझने का समय है। ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मा की तरह, ब्रह्मा के आचरण की तरह, बीइंग लाइक ब्रह्मा, वन कॉन्शियस मूविंग इनसाइड। आप भीतर की तरफ चले। जब कॉन्शियसनेस भीतर की तरफ चलती है तो ये दिव्य भाव लेती है। एंड व्हेन कॉन्शियसनेस मूव्स आउटवर्ड्स या टूवर्ड्स अदर्स, देन इट इज सेक्सुअल। ये है इसका एक गुरु मंत्र। जिसने एक बार भी अगर
अंदर की दुनिया का टेस्ट ले लिया, भीतर की दुनिया को देख लिया, तो फिर वो बाहर की दुनिया में एक आर्टिस्ट की तरह ही रहता है, अपना बस रोल निभाता हुआ रहता है। देन वी मेड हिम गृहस्थ, तब हमने उस बच्चे को गृहस्थ बनाया। गृहस्थ बनने से पहले उसने ब्रह्मचर्य कर लिया था, गुरुकुल जा आया था, और अब ये मानव दुनिया में एक ट्रस्टी की तरह रहता है। जितना कुछ भी दुनिया में है वो उसका ट्रस्टी है, वो बस ऐसा ही मानता है। वो खुद को जो भी हो रहा है दुनिया में उसका साक्षी मानता है। जहाँ साक्षी भाव को समझना हम लोगों के लिए इतना मुश्किल है, हमारी उस सभ्यता की पद्धति में साक्षी भाव में सारे गृहस्थ स्वतः ही रहा करते थे। एक साक्षी जो है, अगर वो भोगता है तो वो भी वो एक साक्षी की तरह ही है। वो कभी भोक्ता बन ही नहीं सकता। उसे अगर स्वर्ग भी मिलेगा तो वो एक विटनेस ही रहेगा, कभी भोक्ता नहीं बनेगा। और जो भोक्ता है उसको अगर कुछ भी मिलेगा वो कभी भी साक्षी नहीं बनेगा। अगर वो स्वर्ग में पहुंच भी जाएगा तब भी वो साक्षी नहीं बनेगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है तब में और अब में, उन दो के बीच में। जो भोगी है ना दोस्तों, वो कुछ कुछ क्वालिटीज से ड्राइव होता है। एक तो उसे जो भी मिलेगा उसको कम है, उसे और चाहिए। जो भी उसे मिलता है वो उसे भूल जाता है, अगले की इच्छा पैदा हो जाती है। एक जो भोगी है उसकी जो डिज़ायर्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, वो कभी भर नहीं सकती, इसलिए वो हमेशा दुखी रहता है क्योंकि उसके और की ज़रूरत है। वो दुख में डूबा रहता है। उसको खुशी जैसे मिलनी ही ना हो, जबकि जो साक्षी है उसको आप दुखी कभी कर ही नहीं सकते। वो अपने आप को हर होती हुई चीज़ से अलग मानता है। उसे जो भी मिलता है वो उसको ईश्वर कृपा समझता है। मैंने किया इसलिए मुझे ये मिला, वो ये नहीं मानता, क्योंकि वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। वो हमेशा यूं ही सोचता है जो मिला ये ईश्वर कृपा है, समाज की, दुनिया की उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड है, और ये उसका उतना ही इनफाइनाइट है जितना एक भोगी का भूख। एक साक्षी भाव समझे हुए मानव से सुख खींच लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें कोई वासना ही नहीं है। ऐसा होता है साक्षी भाव। हमारे करोड़ीमल जी हमेशा बहुत दुखी रहते थे। उनके लॉसेस कभी ख़त्म ही नहीं होते थे। होटल था, इतना रश होता था कि शाम को कोई 50 लोग वापस चले जाते थे, सीट नहीं मिलती थी अपने होटल में। फिर धीरे धीरे वो 50 की जो फिगर थी घट के 20 रह गई, तो बहुत दुखी हो गए, हमारे लॉसेस बढ़ गए। पहले 50 लोग वापस जाते थे, अब 20 लोग वापस जा रहे हैं। और दोस्तों आज की दुनिया में हमारे जो बहुत सारे लोग हैं, है ना, वो उनको ये जो ये सेल्स की सिस्टम आता रहता है, वो क्या खरीद रहे हैं क्या खरीद रही हैं, उन्हें वो समझ नहीं आता। वो सोचते हैं हमने सेविंग कर ली, वो ये समझते नहीं हैं कि हमने कितना लुटा दिया। बोला 50% सेविंग, 90% सेविंग हो गई, मैंने 5,000 की चीज़ 2,000 में खरीद ली। खुद देता है ऐसे, लेकिन ये हमें बना दिया गया है। एक बिजनेसमैन करोड़ीमल जी एक बार तो बहुत दुखी हो गए, बोले 5 लाख का घाटा हो गया। जब पूछा गया तो बताया यार 10 लाख की फ़ायदा होना चाहिए था, मैंने कैलकुलेशन की थी, 5 ही लाख मिले, अब क्या करें। हमने
पहले भारतवर्ष ने मानव को गृहस्थ जब बनाया था तब उसका ब्रह्मचर्य हो चुका था। तब जब वो अगर पति था तो वो उसकी ड्यूटी थी, कर्तव्य था। बाप था, पिता था, तो वो भी उसके लिए कर्तव्य था। कर्तव्य को वो कभी बगल में भी नहीं रख सकता था। और ऐसे जीते जीते जब वो 50 वर्ष का होता था तब हम उसे वानप्रस्थ में ले जाया करते थे। मतलब फिर से जंगल के प्रति, जंगल की ओर। जंगल वो जगह थी जहाँ से हमने शुरू किया था जीवन, और अब 50 साल का होने पे वापस जंगल की ओर नज़र हो गई थी हमारी। हमारा मुख जंगल की ओर रहता था, विचार जंगल की ओर रहते थे कि वानप्रस्थ में आ गए हैं, लेकिन रहते हम घरों में ही थे। जो बच्चे, हमारे बच्चे ब्रह्मचर्य पूरा करके वापस आए, गृहस्थ में जा रहे हैं, तो 25 साल तक हम उनके साथ रहेंगे, उनकी मदद करेंगे। जो बिजनेस में, दुकानदारी में, समाज में सीखा है वो उन्हें सिखाएंगे, उन्हें अपने से ज़्यादा काबिल बनाएंगे। और फिर जब हम 75 साल के हो जाएंगे तब हम संन्यास्त कहलाएंगे। अब हम संन्यास्त हो जाएंगे। ऐसे थी हमारी पूरी जिंदगी की सिस्टम, सोशल इंजीनियरिंग का सिस्टम। अब हमने पूरा जीवन देख लिया और अब हम वापस जंगल में चले गए, और अब हम जंगल में जाकर के क्या बने? गुरु बन गए। और समाज में अपने बच्चों को हम ऐसे गुरुओं के पास भेज देते थे, गुरुकुल में, कि हमारे बच्चे अब जिंदगी का सार हमारे गुरुओं से समझें, सीखें। एक गुरु के और एक शिष्य के बीच में कुछ उम्र का, तजुर्बे का, ज्ञान का डिफरेंस तो होना चाहिए, नहीं तो इज्जत कैसे आएगी? इज्जत, रिस्पेक्ट उनके बीच में होनी चाहिए, कैसे होगी? आजकल तो गुरु और शिष्य के बीच में इज्जत रही ही नहीं है। लोग कहते हैं कि गुरुओं की इज्जत करनी चाहिए। कैसे करेंगे? कई तो शिष्य ही गुरुओं से ज़्यादा ज्ञानवान है, सक्षम है, विचारधारा में उनसे अलग है। सो लोग कहते हैं गुरु की इज्जत होनी चाहिए, जबकि सच्चाई ये है कि जिसकी इज्जत है उसको गुरु होना चाहिए। रिस्पेक्ट और इसकी इम्पोर्टेंस सोशल वर्ल्ड में ये हमें समझनी चाहिए। रिस्पेक्ट, इज्जत किसी के ऊपर थोपी नहीं जा सकती। तो पहले जो हमारा सिस्टम था, वर्णाश्रम सिस्टम था, उसमें ऐसी कुछ व्यवस्थाएं थी कि जीवन मानव का बहुत अच्छे से चले, ठीक से चले, और समाज का भी कल्याण हो, बढ़ोतरी हो, हम सब स्व में स्थित स्वस्थ रहें और कोई किसी की लाइन क्रॉस ना करे। दोस्तों, हमें अपने भारतीय इस सोशल इंजीनियरिंग की ग्रेटनेस को समझना होगा, गहराई से समझना होगा। आप पढ़े लिखे हैं, आप भी इन चीज़ों में से निकल रहे हैं, इन्हें झेल रहे हैं और इन्हें समझ रहे हैं। इसके दुख और दर्द आपको ही मिटाने हैं, आपको भी मिटाने हैं। ये ओपन सीक्रेट का एक छोटा सा चैप्टर था। द टू, जो द्वंद्व, जो दो हमारे बीच में हमेशा चलते रहते हैं, उनको शुरू करता हुआ। शायद ये अभी 1-2 वीडियो में और मैं आगे लेके जाऊंगा और इस सोच को अपने स्क्रिप्चर्स में से रेफरेंस लेते हुए जो मैंने बताया था आपको बताऊंगा, ताकि जब आप अपने जीवन में इसको अपनाएं तो आपको एक बेस, एक स्टार्टिंग, एक लीड मिल चुकी हो, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारी सोच है, जो हमारी थीम है। आशा करता हूं कि आपको ये सोच, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया हमारी व्यूअरशिप बढ़ाने में मदद करें। इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें
और अपने कमेंट्स इसमें दें हमको। आपका ये काम हमारे लिए एनकरेजमेंट लेके आता है, हमें उत्साहित करता है और आगे काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।